Hey everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So here in this video we are going to cover the current affair with regard to economy that we are covering from only IAS current affair magazine. So यहाँ पे हम only IAS की current affair magazine से अपना जो topic है वो cover कर रहे थे. So let's continue the topic. अभी तक हम लोग फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के टॉपिक को कवर कर चुके हैं. देन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की, राइट? What we need to cover? We need to talk about the employment sector. Employment sector में जो हमारा next topic है that we have to look is bad bank. As you can see on the screen, I hope the content is visible to all of you. Just wait for a while. Let me adjust it. Yeah. So the next topic that we are going to cover is bad bank. हम यहाँ पे बात करने वाले हैं bad bank की. So सबसे पहले आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग समझेंगे. देखिए बैंक की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है जनरल लेवल पे बैंक का काम क्या होता है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना एंड लोन देना. बहुत ध्यान से ये सारी कहानी समझेंगे तो आपको ये बैड बैंक का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा. एंड लोन ग्रांट करना. अब जो बैंक हम लोगों के डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा होता है वो बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो बैंक का पैसा नहीं है. व्हेनेवर जब भी हम वो मांगेंगे बैंक को उसे वापस करना पड़ेगा. तो दैट इज अ लाइबिलिटी फॉर बैंक. और जो लोन वो हमें दे रहा होता है वो बैंक के लिए एसेट होता है, क्योंकि उस पे वो बैंक का हक है. वो बैंक हमसे वापस मांगेगा और बैंक हमसे उस पे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, राइट? बट क्या ऐसा होता है कि जितने लोगों ने लोन लिया सब प्रॉपरली ऑन टाइम सारे पेमेंट इंटरेस्ट की और लोन की कर देंगे? नहीं होता. बहुत से लोग उसमें डिफॉल्ट भी कर देते हैं, और जब बहुत से लोग उसमें डिफॉल्ट करते हैं तो वो बैंक की बन जाती हैं एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. अब अगर बैंक के एनपीएस ज्यादा होंगे तो दैट इज नॉट अ गुड इंडिकेटर फॉर बैंक. वो बैंक के लिए एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है. इट मीन्स कि बैंक को रेगुलर काफी ज्यादा एक तरीके से लॉस हो रहा है. बैंक की जो एसेट्स हैं वो एक तरीके से लॉस में जा रही हैं, क्योंकि ये इनसे रिटर्न नहीं आ रहा है. अब जब बैंक अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, देखिए बैलेंस शीट में एक साइड होती है लायबिलिटी, एक साइड होती है एसेट्स. तो अब ये आपका जो रेगुलर लॉस है, तो आपका तो यहाँ पे जो बैंक में है लॉस, बैलेंस शीट आपकी रेगुलर लॉस दिखाएगी. तो इस चीज को करेक्ट करने के लिए, अपनी बैलेंस शीट को क्लीन रखने के लिए यहाँ पे ये कंसेप्ट देखा गया कि बैंक क्या करते हैं. एक बैंक बनाया जाता है दैट इज बैड बैंक. अब इसका नाम बैड बैंक क्यों है ये हम देखेंगे. ये बैड बैंक क्या करता है, नॉर्मल जो बैंक्स होते हैं उनसे उनकी जो बैड एसेट्स होती हैं, उनसे उनकी जो बैड एसेट्स, और वी कैन से स्ट्रेस एसेट मतलब जिनसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, जिनसे पेमेंट नहीं आ रही है, जिनसे पैसा डूबने के चांसेस हैं, जो एनपीए में कन्वर्ट हो चुकी हैं, राइट? ये परचेज कर लेता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं अभी से कि मैं एक बैंक हूँ, सब मिला के टोटल जितना भी मैंने अपने सारे फंड वगैरह मिलाए, जो भी लोन दिया हुआ है, मेरा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का एनपीए बैठ गया. मतलब इतना पैसा मेरे पास रियलाइज नहीं हो रहा है. अब मैं कब तक इसको अपने अकाउंट में लॉस दिखाती रहूं? ऐसे तो मैं कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मुझे ये रेगुलर लॉस दिखाना पड़ेगा. इसलिए ये बैड बैंक क्या करते हैं, ये बैड बैंक मुझसे ये जो 1 करोड़ के मेरे एनपीएस है, लॉस है, उसको एक्वायर कर लेते. कहते लाओ ये हमें दे दो और हमसे आप एक काम करो 70 लाख रुपए ले लो. भाई आपके लिए तो अच्छा ही है ना, 1 करोड़ तो डूबे ही हुए थे आपके एक तरीके से, और वो बैड बैंक हमसे ले गया, आपको 70 लाख तो दे गया, राइट? आपका तो एडजस्ट हो गया ना चीजें. अब वो जो 1 करोड़ का एनपीए था वो बैड बैंक के पास चला गया. अब ये जो बैड बैंक है बैड बैंक ने उसको पर्टिकुलर एसेट को, स्ट्रेस एसेट को एक्वायर कर लिया. अब ये काम करेंगे रिकवरी का. अब ये आगे फर्दर काम करेंगे रिकवरी का. जो एनपीए हैं, जिनसे भी पैसे आने हैं, आगे उनसे पैसा किस तरीके से लिया जा सकता है. कुछ लोग होंगे जिनके पास पैसा आएगा वो टाइम पे आपको रीपे कर देंगे. कुछ लोग होंगे आप उनकी एसेट्स को कैप्चर करते हो, आप उनकी एसेट को टेक ओवर करते हो और फिर उसे सेल करके वहां से पैसा रियलाइज करते हो जितना भी कर पाते हो. सो दिस इज अ जनरल प्रोसेस. तो इस नाम के आगे, इन बैंक के आगे बैड बैंक क्यों है? क्योंकि ये बैंक्स से उनकी बैड एसेट, एक तरीके से उनकी डिस्ट्रेस जो स्ट्रेस एसेट होती है वो परचेज कर लेता है, राइट? तो इसीलिए इसका नाम बैड बैंक है. बैड इसलिए नहीं है क्योंकि बैंक बैड है या कुछ ये गलत काम कर रहे हैं. बैड बैंक इसलिए है क्योंकि आपके जितने भी बैड लोन्स होते हैं जिनसे रिकवरी नहीं हो पा रही है, ये उनको एक्वायर कर लेता है और फिर उन्हें आगे पर्टिकुलरली सेल भी करता है. देखिए यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशन के हम नाम देखेंगे. मैं आगे डिटेल में वर्ड बाय वर्ड भी आपको पढ़ के दिखाऊंगी. एक है हमारा NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड. मैंने बोला कि ये एक्वायर करता है,
तो जब वो एक्वायर करेगा तो वो काम ये करता है। उसके बाद जो आगे रिकवरी की जाती है, सेल वगैरह करा जाता है, जिसमें आपके जो जिस भी पर्सन ने लोन लिया है उससे हम लोग पैसा रियलाइज करने की बात करते हैं, वो काम करता है इंडियन डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। अब ये क्या टॉपिक है, व्हाई इट इज इन न्यूज, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं। रिसेंटली जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने बात की है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, और ये कि जो बैड बैंक है वो एक्टिवली थोड़ा सा इन्वॉल्व रहे कि उनकी कितनी हमें जरूरत है ताकि वो डिस्ट्रेस एसेट को रिजॉल्व कर सके। मतलब बैड बैंक की इंपॉर्टेंस और रिलेवेंस पे जिक्र किया गया है। तो बैड बैंक न्यूज में है, बैड बैंक न्यूज में है, तो बैड बैंक से क्वेश्चन आ सकता है बैड बैंक का मेजर काम क्या होता है। तो देखिए बैड बैंक एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। जो आपके एसेट थे, मतलब जो आपने बैंक्स ने उधार दिया था आगे जिससे बैंक को पैसा आना था, तो वो जो एसेट्स हैं तो डूब गए, एनपीएस हो चुके हैं, तो उनको किस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये काम बैड बैंक करता है। वो क्या करता है, वो कमर्शियल बैंक से उनकी एनपीएस जो है वो खरीद लेता है। देखो ऐसा तो नहीं करेगा कि 1 करोड़ एनपीए तो पूरे 1 करोड़ आपको दे देगा, तो उसको क्या फायदा। वो जाके एक्वायर कर रहा है, आगे लोगों से रिकवरी करवाएगा, तो वो आपको प्रॉपर पूरा पूरा नहीं देता है, कुछ कट करके ही आपको अमाउंट देता है। तो यहाँ पे वो परचेज कर लेता है आपसे एनपीए और उनको रीस्ट्रक्चर करने का काम करता है। अब जो बैड बैंक होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ये ना तो आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं ना ही आपको लोन देते हैं, इस काम के लिए नहीं है। ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। अगर ऑप्शन में कहीं मिले कि ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोन देते हैं, तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो ये लैंडिंग और डिपॉजिट टेकिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते, ये सिर्फ बैलेंस शीट क्लीन करने का काम करते हैं। मैंने बताया बैलेंस शीट क्लीन मतलब, अब क्लीनिंग एक्चुअली में थोड़ी ये मतलब झाड़ू वगैरह लेके सब क्लीन करें। क्लीन कैसे, आपका जो रेगुलर लॉस आपको बार बार शो करना पड़ रहा था बैड लोन्स के चक्कर में, वो अब आपका ये परचेज कर लेंगे तो आप अपनी बैलेंस शीट से उसको हटा सकते हो, राइट। अब ये जो बात यहाँ पे मैंने बताई कि ये जैसे 1 करोड़ का था तो ये 70 लाख पे लेंगे, तो ये बाय करते हैं बैड लोन को वैल्यू बिलो देयर बुक वैल्यू, राइट, ताकि और उसके बाद उसमें आगे रिकवरी करते हैं। अब सिंपल बात है, अपना भी तो बेनिफिट देखना है, सारा का सारा आपको दे देंगे तो ये कंप्लीटली लॉस में जाएंगे। फिर यहाँ पे नाम आया अबाउट नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। देखो इसको 2021 में अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 स्टैब्लिश किया गया। ये इसको प्रमोट करने का काम करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। ये क्या करती है, ये फाइनेंशियल सिस्टम जो है आपका उसको क्लीन करेगी जो कि डिस्ट्रेस लोन की वजह से खराब हो रखा है, लॉस रेगुलर दिख रहा है आपको, और बैंक की जो सिचुएशन है उनको थोड़ा सा स्टेबलाइज करेगी जिससे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अच्छा रह सके, राइट। अब ओनरशिप एंड कैपिटल स्ट्रक्चर क्या इसका होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक ओन करते हैं इसको, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को। पब्लिक सेक्टर बैंक, ध्यान रखना प्राइवेट नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंक में बैंक की मेजोरिटी होती है यहाँ पे, राइट। इनिशियल जो कैपिटल होती है इनकी ऑथराइज वो 6,000 करोड़ होती है। देन यहाँ पे 51% ओनरशिप, क्योंकि मैंने बताया मेजोरिटी जब पब्लिक सेक्टर के पास जाएगी तो मेजोरिटी इज 51%, राइट। 51% पब्लिक सेक्टर के पास होता है, 49% प्राइवेट सेक्टर जो है वो होल्ड यहाँ पे कर सकते हैं। मेजोरिटी स्टेक और शेयर जो है वो किसके पास रहेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक के पास। 15% जो लोन वैल्यू है ये कैश में पे करते हैं ये लोग, एंड 85% जो है वो गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटी रिसिप्ट आपको देते हैं। कंप्लीट कैश पेमेंट नहीं देते, कुछ आपकी सिक्योरिटीज फॉर्म में देते हैं, एंड 15% कैश में आपको पे करते हैं, राइट। ये जो सिक्योरिटी रिसिप्ट है ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट की होती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सिक्योर होती हैं अप टू 5 ईयर्स, क्लियर। अब इससे रिस्क कम रहेगा ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेस रिस्की होती है, वहां पे रिस्क और डूबने के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं। बता दिया मैंने आपको। ओनरशिप स्ट्रक्चर की बात की जाए, स्टेट ओन बैंक्स होते हैं और 49% प्राइवेट बैंक, ये ऊपर जो बात देखी वही ये बात है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ये लार्ज होते हैं, कॉम्प्लेक्स अकाउंट होते हैं यहाँ पे, और जनरली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। अब ये जो है ये 2021 में आई, ये भी कंपनी एक्ट 2013 के अंडर फॉर्म की गई, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर एंटिटी है। वो मेजोरिटी गवर्नमेंट थी, वहां पे 51% स्टेक गवर्नमेंट का होता था। ये प्राइवेट सेक्टर एंटिटी है जो मैनेज करती हैं और रिजॉल्व करने का काम करती हैं आपकी जो स्ट्रेस एसेट है उनको। अब जो आपकी ये काम क्या कर रही है, बेसिकली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अनलॉकिंग द वैल्यू एम्बेडेड इन द लार्ज कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस्ड एसेट ऑफ द इंडियन बैंकिंग। मतलब उसकी वैल्यू निकालो, जो एनपीएस है उसकी प्रॉपर आप वैल्यू निकालिए। अब इसको जो ओन कर रहे हैं वो 14 लार्जेस्ट प्राइवेट एंड पब्लिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक कर रहे हैं, राइट। इसमें प्राइवेट का मेजोरिटी शेयर है और 49% जो है आपका
किसका रह सकता है? अदर कमर्शियल बैंक का, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। शेड्यूल किसी के साथ लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट वो बैंक जो है वो रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई एक्ट। अब ये NARCL के साथ, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं ताकि ये बेच सके एसेट को इन द मार्केट। मैंने बताया एक्वायर तो कर लिया बैंक से, तो एनपीएस को ले लिया ना इसने, NARCL ने, फिर आगे उसकी मार्केट वैल्यू निकाल के उन पर्सन ने अगर रिकवरी नहीं हो पाई तो उनकी एसेट को सेल भी तो करोगे। तो उनकी एसेट को सेल करने का काम ये IDRCL करता है। तो देखिए NARCL फोकस करता है एक्वायरिंग द बैड लोन फ्रॉम बैंक, एक्वायर करने का काम, ये मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। और ये क्या कर रहा है? ये सेल कर रहा है एसेट को जो NARCL ने एक्वायर की है। तो डुअल एंटिटी अप्रोच है, ये दोनों एंटिटी इन्वॉल्व होती हैं अगर हम बैड बैंक की बात करें तो। अब कुछ चीजें मैं क्विक रिकैप दे देती हूँ। बैड बैंक लोन एक्सेप्ट नहीं करते, बैड बैंक डिपॉजिट नहीं लेते, बैड बैंक एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह काम करते हैं। बैड बैंक जो होते हैं वो नॉर्मल बैंक से, कमर्शियल बैंक से उनके एनपीएस को परचेज करते हैं। जो ये एनपीए को परचेज करते हैं वो लेस देन बुक वैल्यू करते हैं, जितने के एनपीए उतने पे नहीं करते। आगे इनसे NARCL जो है वो एक्वायर कर लेती है उन बैड एसेट्स को, उन बैड लोन्स को, और फिर उसे सेल करने का काम IDRCL करती है। क्लियर? तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक है बैड बैंक क्या होते हैं, बैड बैंक में बैड बैंक के नाम क्यों अटैच है, क्योंकि ये बैड लोन्स को एक्वायर कर रहे हैं। सो होप इट इज क्लियर टू यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रीजनल रूरल बैंक एंड DSIP के कंसेप्ट को। जो अगले 2 टॉपिक हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हम लोग इतना ही कर रहे हैं। तो आई होप ये कंसेप्ट, पूरी कहानी आपको बैड बैंक की समझ में आई होगी। इनकेस अभी भी कोई कंफ्यूजन है देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व as soon as possible. So that's all for this. Thank you everyone. See you in the next video.